वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ी सौगात दी गई है स्वर्वेद महामंदिर के जरिए। ऐसे में स्वर्वेद महामंदिर की जो खासियत है वो एक अलग है, क्योंकि जो तस्वीरें अब तक सामने आ रही है उसके प्रांगण को पीएम मोदी ने देखा और न सिर्फ देखा बल्कि उसे समझने की भी कोशिश की कि अगर यहाँ पर श्रद्धालु कल को आते हैं तो किस तरह से उन्हें एक बड़ा बदलाव, बड़ा फायदा देखने को मिल पाएगा, क्योंकि आज के दौर में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। पीएम मोदी की तरफ से इस तरह का मैसेज, इस तरह का संदेश देने की कोशिश की गई है। लगातार संवाददाता सचिन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सचिन, चूंकि देखिए तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, इसमें पीएम मोदी की मौजूदगी जाहिर तौर पर बेहद खास हो जाती है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। उसके बारे में क्या जानकारी? कब तक पीएम मोदी इन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करेंगे? जो राष्ट्र को समर्पित तो कर दिया है मंदिर, लेकिन उसके बारे में जानकारी हर कोई जानना चाहता है। अब बिल्कुल बिल्कुल देखिए ऋतु, बता दें आपको कि जो लगातार इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है, अभी से कुछ ही देर के बाद संबोधन करेंगे। संबोधन के बाद जो जिस हिसाब से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात की जो बौछार करते नजर आ रहे काशी वासियों को, उसमें भी एक चाचा लगते नजर आ रहा है। लेकिन अभी जो है, क्योंकि वहां पर कार्यकर्ता जो है स्वर्वेद मंदिर में पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं के साथ जो आम जन है वो भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए हर कोई तरसता है। तो आज पहुंच चुके, तो कहीं ना कहीं अभी जाके कुछ ही देर के बाद यहाँ संबोधन होगा और संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो केवल जनता से जुड़ते हैं वो सारी बातें भी रखेंगे, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए वैसे ही काशी अध्यात्म नगरी कही जाती है और इसमें पीएम मोदी की अगर वहां पर मौजूदगी है, और क्योंकि सियासत के तौर पर भी देखा जाए तो तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे थे। कहा यह जा रहा था कि 2024 के लिए पीएम मोदी हुंकार भर रहे हैं और सीधे तौर पर यहां पर शुरुआत हो चुकी है और अपने ही संसदीय क्षेत्र से, तो क्या इसे सियासत के नजरिए से भी देखना चाहिए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीजों को भी बड़े नजर देख रही है, क्योंकि चुनाव की शुरुआत जो है कह सकते हैं प्रचार की अब से स्टार्ट हो गई है। क्योंकि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19,000 करोड़ की जो परियोजना जो काशीवासियों को सौंपी है, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है काशी के लिए। काशी के लिए लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद बनने के बाद यहाँ पर जो विकास की जो रफ्तार है वो जिस हिसाब से आगे बढ़ी है, उसमें स्वर्वेद मंदिर भी एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है काशीवासियों के लिए। तो ये कह सकते हैं बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार लगातार धरातल पर विकास कर रही है। तमाम जो दावे वादे किए गए थे उन्हें अमली जामा पहनाया जा रहा है। हालांकि 2024 का संदेश देते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। बने रहिए सचिन, आप हमारे साथ, खास पैनल हमारे साथ लगातार स्टूडियो से जुड़ा हुआ है। ऐसे में डॉक्टर योगी हितेश्वर नाथ जी, मैं आप ही का रुख करूंगी, क्योंकि देखिए तमाम बड़ी सौगात देते हुए पीएम मोदी नजर आए और इसमें स्वर्वेद महामंदिर का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे में और संक्षेप में आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आखिर ये क्या 7 मंजिला जो स्वर्वेद मंदिर है ये है क्या? खासियत का जिक्र आपने किया। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि एक संत से इसका नाता है, वो कौन है और किस तरह से उनकी भूमिका रही, ये भी आपसे जानेंगे। देखिए, ये सदगुरुदेव हैं जिनके माध्यम से, जिनके आशीर्वाद से ये मंदिर को बनाया गया है और इनका शुरू से ही प्रक्रिया वही रहा है, ध्यान और यज्ञ। ये यज्ञ और ध्यान के माध्यम से इन्होंने कई मंदिर बनाए हैं भारतवर्ष के अंदर, लेकिन ये पहला जो 7 मंजिला मंदिर आप देख रहे हैं ये पहला है पूरे विश्व के अंदर, जिसके अंदर यज्ञ की भी आप देखेंगे, वहाँ पे यज्ञ भी चल रहा है। और एक खाली ये नहीं कि 8 कुंडलीय 9 कुंडलीय यज्ञ, हजारों की तादाद में वहाँ पे यज्ञ बने हुए, यज्ञ कुंड बने हुए हैं जिसमें लोग यज्ञ करेंगे। और यज्ञ और ध्यान ये सनातन धर्म की परंपरा है। मैं मानता हूं यज्ञ और ध्यान सनातन धर्म की ही परंपरा है, लेकिन आप इसको सनातन धर्म से, जैसे कुछ लोग अपने आप को सनातन से अलग मानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, तो उनको बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म की सबसे पहली परंपरा यज्ञ और ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, मैंने अभी आपको बताया था कि ये सनातन की पहली परंपरा है। तो हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि हम ध्यान करें तो किसका करें। पहली बात तो ध्यान करने के लिए अब यहाँ पे कोई आकृति नहीं बनाई है। हम लोग कहते हैं कोई एक आकृति ऐसी हो जिसको हम ध्यान करें, तो कोई बिंदु हो, कोई केंद्र बिंदु हो, कोई ऐसी कोई अब बिल्कुल, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनवा देते हैं। काशी वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से और स्वर्वेद महामंदिर धाम परिवार के से जुड़े हुए सभी श्रद्धालु जनों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वर्वेद महामंदिर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की
पुण्य स्मृतियों को समर्पित है। 100 वर्ष पहले उन्होंने विहंगम योग कि जिस साधना के लिए संत समाज की स्थापना की थी, शताब्दी वर्ष का एक कार्यक्रम विहंगम योग संत समाज का प्रारंभ हुआ है। और इससे सुखद अनुभूति और क्या हो सकती है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जिन्होंने भारत को सर्वांगीण विकास की एक नई गति दी है, एक नई पहचान दी है और भारत के विरासत पर दुनिया गौरव की अनुभूति कर सके, इसका एहसास कराया है। आज ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मंदिर का, इस धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आप सभी श्रद्धालु जनों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबका सौभाग्य है जब एक संत की साधना मूर्त रूप लेती है तो इस प्रकार का एक धाम बनकर के तैयार होता है। और यह सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की उन संघर्षों का जिन्होंने देश की आजादी के लिए किया था, जिन्होंने उत्तराखंड के कर्ण आश्रम के ऊपर शून्य शिखर पर साधनारत होकर के आध्यात्मिक जगत की अनुभूतियों के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा को, वेद और उपनिषदों के उस परंपरा को बहुत सरल और सहज भाषा में अपने अनुयायियों और भक्तों के लिए स्वर वेद के माध्यम से प्रस्तुत किया। आज उसका एक मूर्त रूप हम सबके सामने यहां पर देखने को मिल रहा है। हम आज नए भारत की अनुभूति कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नया भारत, जो नया भारत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में पिछले 1 वर्ष के अंदर 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आना, देश और दुनिया के श्रद्धालुओं और अनुयायियों का आना, पूरा देश की ओर भारत की विरासत पर योग की परंपरा हो या जिस कुंभ में 1954 में सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी भौतिक लीला का विसर्जन करते हुए आध्यात्मिक जगत में शून्य शिखर पर स्वयं प्रवेश किया था। कुंभ की इस महान परंपरा को, चाहे वह दुनिया की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देना हो या फिर उत्तराखंड में केदारपुरी के पुनर्निर्माण का कार्य हो या महाकाल के महालोक के निर्माण का कार्य, भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, हर भारतवासी का मन अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता हुआ दिखाई देता है। कारण है एक यशस्वी नेतृत्व देश को वर्तमान में निरंतर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, सत्संकल्प के साथ आगे बढ़ा करके बिना भेदभाव के पूरी ऊर्जा को देश के लिए, उन कार्यों के लिए समर्पित किया हुआ है जिसको लेकर के 1920 में सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने जेल की यातना भी सहन की थी। और भाइयों बहनों, आज हम सब उसी स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में अपनी आजादी के अमृत काल के इस द्वितीय वर्ष में पूरी ऊर्जा के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए उनकी पुनर्स्थापना के कार्यों के साथ जुटे हुए हैं, सजे हुए हैं। आप सभी लाखों श्रद्धालुओं की यहां पे उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। आज के इस अवसर पर आप सबको एक बार फिर से इस धाम के लोकार्पण के इस भव्य आयोजन के अवसर पर और इस ज्ञान महायज्ञ के साथ साथ
जो यहां पर आज यज्ञ 25,000 कुंडीय महायज्ञ का भी आयोजन है, इस सब के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से, आप सभी श्रद्धालुजनों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। इसके साथ ही स्वर्वेद महामंदिर के बारे में जानकारी साझा की है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह भी बताया गया कि आज का दिन कितना खास न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए हो जाता है, काशी वासियों के लिए हो जाता है, बल्कि पूरे देश भर के लिए हो जाता है, क्योंकि सनातन धर्म जिस तरह से अपने पैर पसार रहा है वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में उसकी बानगी देखने को मिल पा रही है। ऐसे में लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं किस तरह से पीएम मोदी की तरफ से यहां पर उद्घाटन किया गया, इसका शुभारंभ किया गया, अब पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कई ऐसी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया और इसके साथ ही खासियत क्या कुछ उस मंदिर की है, 7 मंजिला ये स्वर्वेद महामंदिर है, इसकी क्या कुछ खासियत, इसके बारे में भी जानकारी साझा की है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि 25,000 कुंडीय का भी आयोजन यहां पर किया गया है जो कि भव्य और दिव्य होगा। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी महेंद्र नाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भाई अनिल जी, सद्गुरु आचार्य पूज्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, पूज्य श्री विज्ञान देव जी महाराज, अन्य महानुभाव, देश भर से पधारे सभी श्रद्धालुगण और मेरे परिवारजनों, काशी प्रवास का आज मेरा ये दूसरा दिवस है। हमेशा की तरह काशी में बीता हर क्षण अपने आप में अद्भुत होता है, अद्भुत अनुभूतियों से भरा होता है। आपको याद होगा 2 वर्ष पहले इसी तरह हम अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान के वार्षिकोत्सव में एकत्र हुए थे। एक बार फिर मुझे विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारोह के ऐतिहासिक कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। विहंगम योग साधना की ये यात्रा 100 वर्षों की अपनी अविस्मरणीय यात्रा पूरी की है। महर्षि सदाफल देव जी ने पिछली सदी में ज्ञान और योग की दिव्य ज्योति प्रज्वलित की थी। इन 100 वर्षों की यात्रा में इस दिव्य ज्योति ने देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। इस पुण्य अवसर पर यहां 25,000 कुंडीय स्वर्वेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन भी हो रहा है। मुझे खुशी है, मुझे विश्वास है, इस महायज्ञ की
हर एक आहुति से विकसित भारत का संकल्प और सशक्त होगा। मैं इस अवसर पर महर्षि सदाफल देव जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके प्रति मेरे हृदयस्थ भावों को पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पित करता हूं। मैं उनकी गुरु परंपरा को अनवरत आगे बढ़ाने वाले सभी संतों को भी प्रणाम करता हूं। मेरे परिवारजनों, आप संतों के सानिध्य में काशी के लोगों ने मिलकर विकास और नवनिर्माण के कितने ही नए कीर्तिमान गढ़े हैं। सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। आज स्वर्वेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। इसलिए मंदिर का भ्रमण करते हुए मैं खुद भी मंत्र मुग्ध हो गया था। स्वर्वेद मंदिर भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य का एक आधुनिक प्रतीक है। मैं देख रहा था, इसकी दीवारों पर स्वर्वेद को बड़ी सुंदरता के साथ अंकित भी किया गया है। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। इसलिए ये मंदिर एक तरह से अध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यहां हजारों साधक एक साथ विहंगम योग की साधना कर सकते हैं। इसलिए ये महामंदिर एक योग तीर्थ भी है और साथ साथ ये ज्ञान तीर्थ भी है। मैं इस अद्भुत आध्यात्मिक निर्माण के लिए सर्वेद महामंदिर ट्रस्ट को और लाखों लाखों अनुयायियों को बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं पूज्य स्वामी जी स्वतंत्र देव जी और पूज्य श्री विज्ञान देव जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस अनुष्ठान को पूरा किया। मेरे परिवारजनों, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो सदियों तक विश्व के लिए आर्थिक समृद्धि और भौतिक विकास का उदाहरण रहा है। हमने प्रगति के प्रतिमान गढ़े हैं, समृद्धि के सोपान तय किए हैं। भारत ने कभी भौतिक उन्नति को भौगोलिक विस्तार और शोषण का माध्यम नहीं बनने दिया। भौतिक प्रगति के लिए भी हमने आध्यात्मिक और मानवीय प्रतीकों की रचना की।
हमने काशी जैसे जीवंत सांस्कृतिक केंद्रों का आशीर्वाद लिया। हमने कोणार्क जैसे मंदिर बनाए। हमने सारनाथ और गया में प्रेरणादायी स्तूपों का निर्माण किया। हमारे यहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसलिए भारत की इन आध्यात्मिक संरचनाओं के इर्द गिर्द ही हमारी शिल्प और कला ने अकल्पनीय ऊंचाइयों को छुआ। यहां से ज्ञान और अनुसंधान के नए मार्ग खुले। उद्यमों और उद्योगों से जुड़ी असीम संभावनाओं का जन्म हुआ। आस्था के साथ साथ योग जैसे विज्ञान फले फूले और यहीं से पूरे विश्व के लिए मानवीय मूल्यों की अविरल धाराएं भी बही। भाइयों और बहनों, गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रतीकों को ही निशाना बनाया था। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण आवश्यक था। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण तक का विरोध किया गया था और ये सोच दशकों तक देश पर हावी रही। इसका नतीजा ये हुआ कि देश हीन भावना के गर्त में चला गया। अपनी विरासत पर गर्व करना भूल गया। लेकिन भाइयों और बहनों, आजादी के 7 दशक बाद आज समय का चक्र एक बार फिर घुमा है। देश अब लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। जो काम सोमनाथ से शुरू हुआ था वो अब एक अभियान बन गया है। आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। आज महाकाल महालोक हमारी अमरता का प्रमाण दे रहा है। आज केदारनाथ धाम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुद्ध सर्किट का विकास करके भारत एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपोभूमि पर आमंत्रित कर रहा है। देश में राम सर्किट के विकास के लिए भी तेजी से काम हो रहा है और अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है। साथियों, हम समग्र विकास की ओर कदम तभी बढ़ा पाते हैं जब देश अपनी सामाजिक सच्चाइयों और सांस्कृतिक पहचान का समावेश करता है। इसलिए आज हमारे तीर्थों का विकास भी हो रहा है और भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड भी बना रहा है।
आज देश में विकास की रफ्तार क्या है, इसकी झलक आपको अकेला बनारस ही दिखा देता है। काशी विश्वनाथ धाम ये परिसर का निर्माण हुए पिछले सप्ताह ही 2 साल पूरे हुए हैं। इसके बाद से बनारस में रोजगार और व्यापार कारोबार एक नई तेजी पकड़ चुका है। पहले एयरपोर्ट पर पहुंचते ही चिंता होने लगती थी कि शहर तक कैसे पहुंचेंगे। टूटी सड़कें और अव्यवस्था, यही बनारस की पहचान थी। लेकिन अब बनारस का मतलब है विकास। अब बनारस का मतलब है आस्था के साथ आधुनिक सुविधाएं। अब बनारस का मतलब है स्वच्छता और बदलाव। बनारस आज विकास के अद्वितीय पथ पर अग्रसर है। वाराणसी में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछले लगभग 9 सालों में ऐतिहासिक कार्य हुए। वाराणसी से सभी शहरों को जोड़ने वाली सड़कें या तो 4 लेन की हो गई हैं या फिर 6 लेन की बना दी गई है। पूरी तरह नई रिंग रोड भी बनाई गई है। वाराणसी में नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पुराने के साथ ही नए क्षेत्रों को भी विकसित किया जा रहा है। बनारस में रेलवे स्टेशनों का विकास हो, बनारस से नई नई ट्रेनों की शुरुआत हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हो, एयरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार हो, गंगा जी पर घाटों का पुनर्निर्माण हो, गंगा में क्रूज चलाना हो, बनारस में आधुनिक अस्पतालों का निर्माण हो, नई और आधुनिक डेयरी की स्थापना हो, गंगा किनारे किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए मदद हो। हमारी सरकार यहां के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। बनारस के युवाओं के कौशल विकास के लिए यहां ट्रेनिंग संस्थान भी खोले गए। सांसद रोजगार मेले के माध्यम से भी हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। भाइयों और बहनों, इस आधुनिक विकास का जिक्र मैं यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी आध्यात्मिक यात्राओं में सबसे बड़ी परेशानी इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव की भी होती है। जैसे कि बनारस आने वाले यात्री शहर से बाहर बने ईश्वर मंदिर में जरूर जाना चाहेंगे, लेकिन अगर उनके लिए आज जैसी सड़कें न होती तो चाहकर भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब स्वरवेद मंदिर बनारस आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख स्थान बनकर उभरेगा। इससे आसपास के सभी गांवों में व्यवसाय और रोजगार के अवसर बनेंगे, लोगों की उन्नति के रास्ते खुलेंगे। मेरे परिवारजनों, विहंगम योग संस्थान जितने हमारे आत्मिक कल्याण के लिए समर्पित है, उतना ही समाज की सेवा के लिए भी सक्रिय रहा है। यही सदाफल देव जी जैसे महर्षि की परंपरा भी है। सदाफल देव जी योगनिष्ठ संत होने के साथ ही आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। आज आजादी के अमृतकाल में उनके संकल्पों को आगे बढ़ाना उनके हर एक अनुयायी का दायित्व है। मैं पिछली बार जब आपके बीच आया था तो मैंने देश की कुछ अपेक्षाएं भी आपके सामने रखी थी। आज एक बार फिर मैं आपके सामने 9 संकल्प रख रहा हूं, 9 आग्रह रख रहा हूं। और अभी मुझे विज्ञान देव जी ने याद भी करवाया कि मैंने पिछली बार क्या कहा था। मेरा पहला आग्रह है, पानी की बूंद बूंद बचाइए
और जल संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए। दूसरा, गांव-गांव जाकर लोगों को डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक करिए, ऑनलाइन पेमेंट सिखाइए। तीसरा, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए काम करिए। चौथा, जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करिए। पांचवा, जितना हो सके पहले अपने देश को देखिए, अपने देश में घूमिए, और अगर दूसरे देश जाना हो तो जब तक पूरा देश नहीं देख लेते विदेशों में जाने का मन नहीं करना चाहिए। और मैं आजकल तो ये बड़े बड़े धन्ना सेठों को भी कहता रहता हूं कि विदेशों में जाकर के शादी क्यों कर रहे हो भाई? तो मैंने कहा मेड इन इंडिया, इंडिया में शादी करो। मैं छठी बात कहता हूं, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते रहिए। मैंने ये आग्रह पिछली बार भी आपसे किया था, फिर इसे दोहरा रहा हूं। ये धरती मां को बचाने के लिए बहुत जरूरी अभियान है। मेरा 7वां आग्रह है, मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा के खाने के जीवन में शामिल करिए। इसका खूब प्रचार प्रसार कीजिए, सुपर फूड है। मेरा 8वां आग्रह है, फिटनेस, योग हो, स्पोर्ट्स हो, उसे भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। और 9वां आग्रह है, कम से कम एक गरीब परिवार का संबल बनिए, उसकी मदद करिए। ये भारत में गरीबी दूर करने के लिए जरूरी है। आजकल आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। मैं कल शाम को इससे जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। अभी कुछ देर बाद यहां से मैं फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने जा रहा हूं। इस यात्रा के प्रति जागरूकता फैलाने का दायित्व आप सभी का भी है, हर धर्मगुरु का भी है। मैं चाहूंगा कि ये सभी हमारे व्यक्तिगत संकल्प भी बनने चाहिए। गांवों विश्वस्य मातरः का जो आदर्श वाक्य है, ये हमारे लिए आस्था के साथ साथ व्यवहार का भी हिस्सा बनेगा, तो भारत और तेजी से विकसित होगा। इसी भाव के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और पूज्य संतों ने मुझे जो मान सम्मान दिया, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद। ये भव्य कार्यक्रम, और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि उन्होंने कोणार्क से लेकर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर तो बनने वाला है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कई बातों का जिक्र करते हुए कई विपक्षियों पर भी निशाना साध दिया। और यही तो खूबसूरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम भाषण में देखते हैं हर बार, कि वो एक तीर से कई निशाने करते हैं। और ऐसे में यहाँ पर जब काशी को एक बड़ी सौगात देने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये इसी के साथ एक बड़ी जानकारी भी, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित किया, लोगों के बीच में वो पहुंचे, और सदगुरु सदाफल देवी जो मंदिर है वो समर्पित है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था। काशी में बीता हर क्षण, हर पल बेहद अद्भुत है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया। काशी के विकास के लिए काम कर रहे हैं, और चाहे वो काशी, और उन्होंने देखिए इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से काशी की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम सरकार ने किया है।
संसदीय क्षेत्र वाराणसी यानी काशी, और जब से संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 में जब हम जिक्र करते हैं तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले काशी का जिम्मा उनके ऊपर था, और उन्होंने जिस तरीके से उसको इतनी संजीदगी के साथ, इतनी गंभीरता के साथ लिया, और जब से वो यहाँ पर सांसद बने, सांसद के तौर पर वो वहाँ पर अक्सर आते हुए देखते हैं और अक्सर वो लोगों के बीच में पहुंचते हैं, और उनका हमेशा से यही कहना होता है कि मैं यहाँ पर जब भी आता हूँ, जब भी यहाँ के लोगों के बीच में आता हूँ तो मैं बतौर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक सांसद के तौर पर आता हूँ। और ये भी एक कहीं ना कहीं गंभीरता को दर्शाता है, एक ये विचारधारा को भी दर्शाता है कि अपने संसदीय क्षेत्र को विकास के आयाम तक पहुंचाना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में और प्राथमिकी लिस्ट में सबसे ज्यादा अहम रहा है। समय का चक्र बदल रहा है, ये पीएम ने कहा। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों का जिक्र किया और कई मायने भी अब इसके निकाले जाने लगे।